मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अर्चना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है, ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था।
सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूं। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे, पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है। ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने, कितना दुबला हो गया रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आंख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल।
ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था, बूढ़ी हो गई हूं ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने, आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर, जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है।
बहू बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी। तभी, पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी।